डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ये पहले से ही हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। खैर बहरहाल अभी इसको मैं दोबारा हाईलाइट करने वाला हूँ। तो आज का जो सवाल है ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, कैसे बताता हूँ आपको बाद में। अक्टूबर नवंबर 2019 का ये सवाल है। अब यहाँ पर आपके पास डाटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बी मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30 सितंबर 2019। हमारी जो क्लोजिंग डेट है वो 30 सितंबर है 2019 और ओपनिंग डेट है 1 अक्टूबर 2018। ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है। मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस, प्रोग्रेस भी है और फिनिश गुड्स भी। उसके बाद नीचे में वो बहुत सारा डाटा है, इसे भी आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते चले जाएंगे। और फिर मेरे पास ये नॉन करंट एसेट्स आ गए, उनका प्रोविजन आ गया, फिर सो ऑन। फिर मेरे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है, 30 सितंबर की इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है। नीचे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऊपर हमने आपको जो एक्सपेंसेस बताया ना, जितने भी, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा बताया, कितना इंश्योरेंस यहाँ पर 9000। वो कह रहे हैं इंश्योरेंस का जो खर्चा है टोटल खर्चा है, इसमें हमारा ऑफिस का इंश्योरेंस भी और इसमें हमारा फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से ऑफिस का कितना है, फैक्ट्री का कितना है? तो वो नीचे आपको बता रहे हैं कि 65% इसमें से फैक्ट्री का है और 40% इसमें से ऑफिस का, ठीक है। इसी तरीके से सबके बारे में बताया गया। फिर नीचे और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, अभी हम तसल्ली से पढ़ते रहेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। चलो जल्दी से आ जाते हैं। हमसे कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप हमें बनाकर दिखाइए। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। शो क्लियरली द प्राइम कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये दो कॉस्ट आपको इसमें क्लियरली शो करनी है। खैर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वैसे भी हमें मालूम करनी है, लेकिन उसमें आप प्राइम कॉस्ट भी शो करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आगाज होता है हमारे पास मटेरियल कंज्यूम से। तो पहली हेडिंग हमने डाली है मटेरियल कंज्यूम की। अब मटेरियल कंज्यूम के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऊपर पहले से हाईलाइटेड है 7900। पहले से मेरे पास मटेरियल रखा हुआ है $7,900 का। मुझे लगा ये मटेरियल कम पड़ेगा, मैं और मटेरियल परचेज कर लिख रहा गया, ठीक है। जो भी मैंने मटेरियल परचेज किया वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब कितना मटेरियल हमने परचेज किया इस सवाल में देखना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, हाईलाइट हुआ था 47,000 का। अच्छा, परचेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लाइक कैरेज इनवर्ड, कहीं पर भी कैरेज का जिक्र नहीं है, पढ़कर देख लीजिए। और इसके अलावा परचेज रिटर्न, कहीं पर भी परचेज रिटर्न का भी जिक्र मौजूद नहीं है। बस यही मेरी फाइनल परचेज है $47,000। $47,000। अब देखिए मेरे पास पुराना मटेरियल कितने का रखा हुआ है 7,900 का, और कितना मटेरियल मैंने खरीद लिया 47,000 का। तो इन दोनों को मिला दीजिए, टोटल मटेरियल कितना हो गया 54,900 का मेरे पास टोटल मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक मुझे इसमें से माइनस कर देना क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितनी है ये भी हाईलाइट करके आपको दिखा दूं। ये रहा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसे मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, वजह बाद में बताऊंगा, इसे फिलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल है मेरे पास 6400। क्लोजिंग का मतलब है कि ये मटेरियल मेरे पास बच गया। कितने का मटेरियल बच गया, $6,400 का मेरे पास मटेरियल बच गया। अब मेरे पास अगर 54,900 का मटेरियल था, अब इसमें से अगर $6,400 का मटेरियल बच गया तो बाकी का मटेरियल कहाँ गया? भाई मटेरियल लाए क्यों थे, इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब बाकी का मटेरियल आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए कंज्यूम कर लिया। तो मैं इसे कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये वो मटेरियल है जो हमने कंज्यूम कर लिया, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक। हम यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा पहला टारगेट था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लगा है $48,500 का, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, बल्कि मटेरियल को प्रोडक्ट में बनाएगा कौन, लेबर बनाएगी। तो इसके नीचे हम अपनी जो भी लेबर के पैसे होते हैं डायरेक्ट लेबर के, वो आप इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऊपर देखिएगा आपको डायरेक्ट लेबर किस नाम से मिल रही है, फैक्ट्री वेजेस। यही है आपकी डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री वेजेस ही है आपकी डायरेक्ट लेबर। क्या इससे रिलेटेड नीचे कोई पॉइंट है फैक्ट्री वेजेस से रिलेटेड? तो नीचे फैक्ट्री वेजेस से रिलेटेड कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, गौर से पढ़ लीजिएगा, कभी कभी बीच में फैक्ट्री वेजेस का जिक्र आ सकता है। तो फिलहाल नहीं है, तो बस यही आपकी फैक्ट्री वेजेस है, कितनी है $55,300। $55,300 ये आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फैक्ट्री वेजेस के नाम से। ये हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया $55,300, ठीक। अच्छा, मुझे प्राइम कॉस्ट मालूम करनी। प्राइम कॉस्ट के लिए मुझे डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ है भाई, यही है आपका डायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल कंज्यूम्ड आपने मालूम किया, इसका मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए $48,500 का आपने मटेरियल इस्तेमाल किया। इसमें हमने ऐड किया लेबर को, ये जो फैक्ट्री वेजेस है यही है आपकी डायरेक्ट लेबर। मैं आपकी आसानी के लिख दूँ, कहीं आप भूल जाए, यही है आपकी डायरेक्ट लेबर, ब्रैकेट में लिख दूँ इसको।
और यही है ऊपर जो, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये जो ऊपर लिखा है आपने मटेरियल कंज्यूम्ड, यही है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में आपने डायरेक्ट लेबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिए, बल्कि एक ही दफ़ा ऐड कर देंगे। फॉर्मूला कहता है कि इसके बाद आप इसमें प्लस कर दीजिए किसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऊपर चेक करते हैं क्या कहीं ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र था, गौर से पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ ये लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए $10,100, ये आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए $10,100। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गया आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर और ये डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। और यही वो चाहते थे कि आप उन्हें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए। आपने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, नाम दे दीजिए आप इसे प्राइम कॉस्ट। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमें मालूम करनी है, देखिए उन्होंने सवाल में क्या कहा, प्राइम कॉस्ट मालूम कीजिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइम कॉस्ट तक हम पहुँच गए, अब हमें मालूम करनी है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले प्राइम कॉस्ट चाहिए। प्राइम कॉस्ट तो सर आ गए हैं, बस इसमें आप ऐड कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो इसके नीचे एक हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स से मुराद सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपने, समझाने के लिए। इसका मतलब होता है सिर्फ शुद्ध फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और कहीं के एक्सपेंसेस नहीं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पर शामिल करते चलेंगे। आइए शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं हम, बिल्कुल शुरू से। यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं है, छोड़ दिए कैपिटल ड्राइंग रेवेन्यू, इसमें भी कोई एक्सपेंस नहीं है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी आपका एक्सपेंस नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को आपने सैलरी दी है, क्या ये आपका फैक्ट्री का खर्चा है? जी हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, और उसकी जो भी सैलरी है वो हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। तो इसे आप शामिल करेंगे अपने फैक्ट्री के खर्चों में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी $29,500। क्या इससे रिलेटेड नीचे कोई पॉइंट था प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी के हवाले से? नहीं, कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे शामिल करेंगे, भूल गया मैं पैसे, $29,500, $29,500। इसे मैंने नाम दे दिया प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज। वापस ऊपर चलते हैं जरा जल्दी से। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक, यानी ऑफिस से इसका ताल्लुक है, इससे आपके प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई देखिए, जब आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये है आपकी फैक्ट्री, ये आपकी फैक्ट्री है, और इसके नीचे जो है ये आपका ऑफिस है। तो ऑफिस से रिलेटेड जो मामला होंगे ना वो यहाँ लिखे जाएंगे, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो मामला है वो यहाँ लिखे जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल। आगे बढ़ जाइए भाई, ये इसका ताल्लुक ऑफिस से। फैक्ट्री वेजेस आप लिख चुके हैं, अब बारी है किसकी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस को मैं हाईलाइट नहीं करना क्योंकि अब इंश्योरेंस मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा। इंश्योरेंस को मैं यहाँ पर लिख के छोड़ दूँ क्योंकि इंश्योरेंस भी हमारे फैक्ट्री का खर्चा है, अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो। अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं है तो फिर फैक्ट्री का खर्चा भी नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या इंश्योरेंस फैक्ट्री का खर्चा है या नहीं है। तो नीचे कहा गया था, जी हाँ, इंश्योरेंस का जो 60% खर्चा है वो फैक्ट्री का है। ठीक है भाई, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था, 9,000। तो 9,000 का 60% जो है वो फैक्ट्री में चला जाएगा, 6 9 are 54, ये होगा 5,400। अब इस ऊपर चलते हैं सवाल में। इंश्योरेंस के बाद रेंट पेएबल, बिल्कुल ये भी रेंट पे किया आपने, ये भी आपके फैक्ट्री का खर्चा है अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो रेंट पेएबल। अब इसके बारे में जो भी नीचे एडजस्टमेंट थी वो पढ़ते हैं। रेंट पेएबल का 75% जो फैक्ट्री में चला जाएगा। तो रेंट पेएबल का अमाउंट कितना है, 30,000, इसका 75% ले लीजिए, 75%। ठीक है, तो यहाँ इसको शो कर दूँ, भूल गया, 30,000 कितना बनेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाएंगे $22,500। वापस ऊपर चलते हैं सवाल में। इसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, शामिल कर लीजिए, $12,000। बीच में तो छोड़ दिया, नहीं इसको हाईलाइट नहीं करना था, सॉरी माय मिस्टेक। रेंट पेबल तक हो गया था। कमीशन रिसीवेबल, ये इनकम है आपकी, रिसीव कर रहे हैं तो ये आपकी इनकम है, इनकम की बात बाद में करेंगे। जर्नल एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं, $12,000। जर्नल, GENERL, जर्नल, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, जर्नल एक्सपेंसेस, पैसे भूल गया मैं इसके। अच्छा भाई, जर्नल एक्सपेंस के पैसे थे $12,000 और इसके बारे में भी नीचे कुछ पॉइंट था, क्या था, जर्नल एक्सपेंसेस
10% फैक्ट्री के हैं तो 10% ले लीजिए इसका, ये बन जाएंगे $1200। वापस चलते हैं ऊपर सवाल में। जनरल एक्सपेंस के बाद है बिल्डिंग रिपेयर, ठीक है, ये भी एक्सपेंस है, $18,000 बिल्डिंग रिपेयर्स। और इसके बारे में भी नीचे एक एडजस्टमेंट थी, $18,000 में से बिल्डिंग रिपेयर 18,000 ही था ना, हाँ जी, बिल्डिंग रिपेयर 18,000, इसमें से चला जाएगा आपका फैक्ट्री में 70%। तो 18,000 का 17% कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाते हैं $12,600। चलो बिल्डिंग रिपेयर तक हम पहुंच गए। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसका ताल्लुक बेचने से, आपकी फैक्ट्री से नहीं है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, बैंक एसेट है, फिर नॉन करंट एसेट्स आ गए, उनका प्रोविजन आ गया, इन सब का ताल्लुक आपके फैक्ट्री से नहीं है। प्रोविजन, सर डेप्रिसिएशन का ताल्लुक तो है, हाँ बिल्कुल है, बात तो सच कह रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेचने से इसका ताल्लुक है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, तो यहाँ तक और कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, इन्वेंट्री अभी मैंने जो लिखी है वो सिर्फ ये वाली लिखी है, इसको छोड़ देते हैं। एक्सपेंसेस की बात हम कर चुके हैं, ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हम लिख चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। कमीशन रिसीवेबल, रिसीव करने का मतलब इनकम की बात करें तो इनकम कहाँ जाएगी? सर इनकम तो जाती है इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम कमाना फैक्ट्री का काम नहीं है, फैक्ट्री का काम सिर्फ माल बनाना है, तो इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी आपका इनकम स्टेटमेंट में चला आएगा। डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री का है वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में बिल्कुल आएगा। तो फैक्ट्री की क्या चीज़ है आपके पास, आइए चेक करते हैं। आपके पास दो नॉन करंट एसेट है, एक फैक्ट्री की मशीनरी है और एक ऑफिस फिक्सचर है। ऑफिस फिक्सचर पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऑफिस में चला जाएगा, और आपकी मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपके फैक्ट्री का खर्चा है भाई, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। डेप्रिसिएशन किस पे आना चाहिए? फैक्ट्री की मशीनरी पर। तो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी। फैक्ट्री की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब इसके बारे में नीचे क्या जुमला कहा गया था आपसे? फैक्ट्री मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, तो फैक्ट्री की मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? इसकी मशीनरी की वैल्यू है 90,000, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना है? फैक्ट्री की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 26,000। तो पहले ज़रा दोनों को माइनस कर लेते हैं, 90,000 माइनस 26,000। तो मेरे पास फैक्ट्री मशीनरी की जो बुक वैल्यू बचती है वो बचती है $64,000। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि कॉस्ट में से उसके डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो भी बुक वैल्यू बचे उस पर आप रेट लगा दीजिए। तो कितने परसेंट रेट लगाना है हमें? 20%। कितने पर? 64,000 का 20% हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 64,000 का 20%, 64,000 का 20%। अब जगह कम होगी, उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि भैया आ नहीं रहा है इसके अंदर। तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, 20% ही था ना जी हाँ 20%। तो ये वाला डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब ये ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर आएगा नहीं, प्रोविजन यहाँ पर आएगा नहीं, और ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो जाते हैं कंप्लीट। आप इनका टोटल कर लेंगे जल्दी से, $84,000। ठीक है, ये आ गया आपके फैक्ट्री के तमाम एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वर्ड को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक अमाउंट आ गई। अब इसी अमाउंट में हमें प्लस करना है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को, यानी अब तक जो मैंने पैसा खर्च किया प्रोडक्ट बनाने के, वो इतने पैसे खर्च किए 197,900। इसमें मुझे ऐड कर देना है वर्क, नहीं ऐसे लिखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मुझे इसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? सबसे ऊपर सवाल के शुरू में था, ये था $18,000। ये वो माल है जो पिछले साल का प्रोसेस में, कितना माल पिछले साल का प्रोसेस में है? 18,000। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो बनता है $2,15,900। ये पिछले साल का माल है यानी पुराना माल है, ये अभी आपने माल दिया 197,900 का, यानी मशीन पर जो पहले से माल लगा हुआ था वो 18,000 का था। आपने लेबर से कहा कि भाई ये तो काम तैयार करके देना, ये लो और मान लो, खुशी के मौके पर आपने उन्हें 197,900 का माल और तैयार करने के लिए दे दिया। तो लेबर बेचारी परेशान हो गए, पहले का था माल अब और दे दिया आपने, टोटल लेबर के पास माल हो गया $2,15,900 का। ये लेबर आपको तैयार करके देने की जिम्मेदार है। साल के आखिरी दिन आप लेबर के पास गए, आपने लेबर से पूछा हाँ भाई सब तैयार हो गया? लेबर ने बोला नहीं सर, कुछ माल अभी भी प्रोग्रेस में है। तो वो पूछे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, वो इसमें से माइनस करने वाले। क्यों? अभी आपको समझा देता हूँ। लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस।
अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप सवाल में देखेंगे तो ये आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पर ये रहा $20,200। लेबर ने कहा कि सर आपने जितना माल दिया था ना उसमें से $20,200 का माल तैयार नहीं हो सका, तो इसका मतलब बाकी का माल क्या होगा? सर बाकी का माल तैयार हो गया, जाहिर सी बात है। तो अब 2,15,900 में से 20,200 को माइनस कर दीजिए, यानी 1,95,700 का माल क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, जो माल तैयार हो गया उसी कीमत को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही वो आपसे कह रहे थे कि आप ये मालूम करके हमें दिखा दीजिए। दिखा दिया भाई। ये फैक्ट्री वालों ने आपको माल बना कर दिए, किसको? आपकी कंपनी को, यानी ऑफिस वालों को। जाओ भाई अब इसका जो चाहे करो। अब फैक्ट्री का आपसे ताल्लुक खत्म हो गया, फैक्ट्री ने आपको माल बना कर दे दिया, फैक्ट्री की बात खत्म हो गई। अब सवाल की अगली रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दिए। ये तो आपको आती है, बिल्कुल आती है। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ है भाई? रेवेन्यू ये लिखा हुआ $4,75,000। जल्दी जल्दी अब काम करना है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने हर टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है। रेवेन्यू में लिखता हूँ $4,75,000। यही था ना अमाउंट इसका, भूल गया पैसे में, बूढ़ा हो रहा हूँ ना, याददाश्त जा रही है। 475। फिर इसमें से आप लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ना पुराने तरीके से नहीं आएगी। जैसे आप लिखते थे ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री में तीन इन्वेंट्री है मेरे पास, रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिनिश गुड्स भी है। तो देखिए लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो चीज़ आपने सेल की है उसकी कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। सोचिए, क्या आप रॉ मटेरियल बेचते हैं? नहीं सर, रॉ मटेरियल तो हम खरीद कर लेकर आते हैं, उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम वो रॉ मटेरियल बेचेंगे नहीं। आप अंडे वाले जो बर्गर बना रहे हैं, अंडे वाला बर्गर, आप उसको जाके बोलो यार मुझे अंडे दे दो, बोलेगा भाई मेरा काम अंडे बेचना नहीं, ये अंडा मेरे लिए रॉ मटेरियल है। हाँ बोलो तो बर्गर बना कर दे सकता हूँ। आप उसे बोले मुझे कबाब दे दो, बोले कबाब बेचना मेरा काम नहीं है, मैं इससे बर्गर बनाकर बेचता हूँ। ठीक है, वो दे सकता है, लेकिन उसका काम एक्चुअली वो बेचना नहीं है, उसका काम बर्गर बनाकर बेचना है, तो मटेरियल वो बेचेगा नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस, वो माल जो आधा प्रोसेस में माल क्यों बेचेगा यार वो, जब तक माल तैयार ना हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ताल्लुक किससे है? आपकी फिनिश गुड से, तैयार माल। ये वो माल है जो वो बेचेगा। तो मुझे चाहिए सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स, कितनी है? $31,000। क्यों? अभी आपको समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ओपनिंग फिनिश गुड्स $31,000। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। पैसे भूल के देखो जरा, $31,000 से शायद, फिर भी एक दफ़ा चेक कर लूँ, कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा गला पकड़ लिया जाएगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग 31,000। फिनिश गुड्स से मुराद है ये वो माल है जो पहले से मेरे पास तैयार रखा हुआ है। पिछले साल का मेरे पास तैयार माल रखा हुआ है, कितने का? $31,000 का। ठीक है, मुझे लगा ये माल कम पड़ेगा, तो इस साल मैंने और माल क्या किया होगा? तैयार किया होगा। बिल्कुल तैयार किया, क्योंकि अब हम माल बनाकर बेचते हैं। तो कितने का माल हमने तैयार किया? ये लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 195,700। क्या करना चाहिए सर? इसमें ऐड कर देना चाहिए, ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने का माल तैयार किया हमने? 195,700 का माल हमने तैयार किया। ये पहले का माल रखा हुआ है बासी, ये हमने और माल तैयार किया 195,700 का। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि हमने कहीं और से भी तैयार माल परचेज किया हो। देखते आइए क्या ऐसा है। तो यहाँ लिखा है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स $71,000। क्या ज़रूरत पड़ गई हमें बाज़ार से तैयार माल खरीदने की, जबकि हम खुद वही माल तैयार करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके कस्टमर ने आपको एक ऑर्डर दिया कि भाई ये बना कर दे दो। अब वो माल आधा तैयार हुआ और थोड़ा सा रह गया उसका माल। अब कस्टमर कहा कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, कल मुझे माल चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर मैंने उसको माल नहीं दिया तो मेरी गुडविल ख़राब हो जाएगी, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने वक्ती तौर पर कहीं से बाज़ार से, किसी और फैक्ट्री वाले से, किसी और शख्स से, किसी और जानने वाले से आपने वही किस्म का माल तैयार खरीद कर लाकर उसको दे दिया कि भाई ये लो, हो गया माल तैयार। आपने उसे नहीं बताया कि आपने बनाया या आपने कहीं से ला कर दिया, आपने बोला ये लो भाई माल आ गया। ठीक है, तो अगर आपका कस्टमर आपसे तैयार माल मांग रहा है कि भाई तैयार कर दो, और आपके पास अभी तैयार नहीं है, ज़रूरत पेश आ जाती है आपको माल देने की, तो आपके पास अगर अभी प्रोसेस में लगा हुआ है माल, तो आप वक्ती तौर पर कहीं और से माल खरीद कर लेकर आते हैं और उसे दे देते हैं। तो आपने अभी यहाँ पर $71,000 का तैयार माल कहीं से खरीदा है। आप भी वही माल तैयार करते हैं, लेकिन आपके पास फिलहाल नहीं था, तो आपने कहीं और से वो माल परचेज कर लिया। कितने का? $71,000 का आपने मजीद फिनिश गुड्स यानी तैयार माल कहीं से परचेज किया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये मेरे पास पहले से तैयार माल रखा हुआ है, ये मैंने माल और तैयार किया खुद अपनी फैक्ट्री में, और ये मैंने तैयार माल कहीं से खरीदा है।
इतना सारा मेरे पास तैयार माल हो गया ना, ये भी मेरे पास तैयार रखा हुआ है, ये मैंने और तैयार किया, और ये कहीं और से खरीदा, ये सब तैयार माल है। तो मेरे पास टोटल तैयार माल कितने का हो गया? $2,97,700 का मेरे पास टोटल तैयार माल रखा हुआ है। इसमें मेरा अपना माल भी है पहले का, इसमें मेरा अपना माल भी है जो मैंने तैयार किया अभी इस साल, और इसमें किसी और का माल भी है जो मैंने बाजार से खरीदा। टोटल मेरे पास $297,700 का मेरे पास तैयार माल है। किस लिए है सर? ये सारा माल जो है मेरे पास बेचने के लिए। ठीक है भाई, अब इसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। इसमें से हो सकता है कुछ मेरे पास माल बच गया, फिनिश गुड्स जी बिल्कुल बचा होगा, तो वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फिनिश गुड्स क्लोजिंग 34,300 का मेरे पास तैयार माल बच गया। ये इसमें से क्या कर दीजिए लेस। सर क्यों लेस कर रहे हैं बता तो दीजिए। बता देता हूँ भाई, बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई देखिए मेरे पास माल कितने का था? 297,700 का मेरे पास माल था। अब जब साल खत्म हुआ तो साल खत्म होने पर मैंने जब चेक किया तो इतने सारे माल में से अब सिर्फ $34,300 का मेरे पास तैयार माल बचा है। जब इतना सारा माल था, अब सिर्फ इतना सा अगर माल बचा है तो बाकी का माल कहाँ गया? सर जाहिर सी बात है आपने बेच दिया होगा। तो कैसे मालूम करो? इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया तो ये आ जाती है मेरे पास, क्या आ गई मेरे पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब सर ये वो माल है जो कि आपने बेच दिया, इसे मैं कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब जरा एक आपकी आसानी के लिए, बिल्कुल आपकी मोहब्बत में मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश्ड FINISH ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस परचेज ऑफ फिनिश्ड FINISH फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इतना लंबा सा फॉर्मूला हो गया। इसको मैं एक ही जगह पर ला, सारे फॉर्मूले एक जगह पर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। सही है जनाब। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जब अगली क्लास में बात करेंगे हम, तो डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला आपको लिखवाया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स समझ में आ जाती है आपको। लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप क्या कर देते हैं? सर लेस कर देते हैं। लेस कर दीजिए, बिल्कुल लेस कर दीजिए। तो 2,11,600 का हमें क्या हो जाता है? सर ये आपको हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लिखते हैं ऐड अदर इनकम। अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई है तो बिल्कुल हुई है, एक नहीं शायद दो हुई होंगी। कैसे भी आपको दिखाता हूँ। पहली इनकम तो यहाँ पर ये लिखी हुई कमीशन रिसीवेबल। कितनी है भाई? 8750। बिल्कुल इसके नाम में लिखा हुआ इनकम रिसीव किया आपने, तो रिसीवेबल आपको पहले बता चुके थे हम कि ये इनकम होती है। तो कमीशन रिसीवेबल का नाम मैं यहाँ पर लिखकर छोड़ रहा हूँ, कमीशन रिसीवेबल। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट नीचे मौजूद थी, मुझे याद आ गया, याददाश्त मेरी काम कर गई। यहाँ पर लिखा हुआ था कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1200 वॉज ड्यू। ड्यू का मतलब है कि आपके पैसे किसी के ऊपर ड्यू हैं, आपको उससे पैसे लेने हैं, यानी एक्रूड है। 8750 ऑलरेडी ले चुके हैं और 1200 किसी से और लेने। अगर एक्रूड है और लेने तो उससे आपकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताया था आपको कि एक्रूड जो है वो आप क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 8750 में $1200 को क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। 8750 प्लस 1200 तो ये हो जाएगी आपके पास टोटल इनकम 8750 प्लस 1200, तो 9950। ये मेरी कमीशन रिसीवेबल की इनकम बनती है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और समझाना है आपको। यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5%। डाउटफुल डेट्स पे आप 5% क्या मेंटेन करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, आइए जरा बात समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल पे 5% मेंटेन करेंगे, है ना। ट्रेड रिसीवेबल पे हम 5% रेट अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको कहानी याद होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 42,000 का अगर मैं 5% कैलकुलेट करूं तो ये बनता है, कितना बनता है? $2,100। ये बनता है कितना? $2,100। यानी मेरे गुल्लक में $2,100 जमा होने चाहिए, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इतने पैसे डूबेंगे। अब इसमें से आप माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पहले से जो गुल्लक में बैलेंस है, बिल्कुल इसी के ऊपर लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे गुल्लक में पहले से जमा रखे हुए $6,000। हमने अंदाजा लगाया कि $2,100 होने चाहिए, गुल्लक में जमा होने चाहिए $2,100, क्योंकि इतने पैसे डूबेंगे। जब गुल्लक में जाकर देखो, बोले वाह के वाह, उसमें $6,000 पहले से रखे हुए। तो अगर मैं इसमें से $6,000 माइनस करूँ,
ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, 2100 में से माइनस करेंगे $6000 को, तो आपके पास आंसर आता है माइनस का $3900, यानी आपके गुल्लक में $3900 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ज़्यादा पड़े हुए हैं, खर्चा कम हो रहा है और गुल्लक में पैसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पैसे डूब नहीं रहे बल्कि आपको फ़ायदा हो रहा है, $3900 का आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब आपको इनकम हो गई, और अगर अमाउंट ये पॉजिटिव में आ जाए तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस है। तो अभी प्रोविजन का जो अमाउंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, आपकी इनकम को। $3900 लिखेंगे कैसे, आप इसे नाम देंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हो रहा है $3900 से। इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ये दोनों ही आपकी इनकम है। $13,850 की आपको एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ये प्रॉफिट हुआ था, ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए। तो आपका जो प्रॉफिट बनता है फिलहाल वो 225450, ठीक। फिर आप इसमें से लेस करते हैं अपने कारोबार के तमाम एक्सपेंसेस को। अब ज़रा एक्सपेंसेस ढूंढना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से आ जाते हैं। कैपिटल ड्राइंग को छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, बिल्कुल ये आपके ऑफिस का खर्चा है, और अब यहाँ पर हम सारे ऑफिस के ही खर्चे लिखने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेजेस सैलरीज 117550, कहाँ चला गया भाई यार, पहले लिख लूँ 117550, यही था, अभी देख लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज 117550, क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं है, तो कितने था, पैसे एक दफ़ा चेक कर लूँ, 117550, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस का अमाउंट था $9000, ठीक है। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है सर, ये तो लिख तो लिया था, अरे पूरा कहाँ लिखा था भाई, इंश्योरेंस के बारे में जो नीचे बातें लिखी हुई थी, गंदी बातें, उन गंदी बातों में लिखा हुआ था कि इसमें से जो ऑफिस का इंश्योरेंस है वो कितना है, वो है 40%, ठीक है। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था 9000, इस 9000 में से 40% जो आपका ऑफिस का खर्चा है, तो अब हमें इसे अपने ऑफिस के खर्चे में 40% शामिल करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस का अमाउंट 40% हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, 9000 का 40%, 4 9 36, ये हो जाएंगे $3600। अच्छा भाई, इंश्योरेंस के बाद लेट्स सी के अगला एक्सपेंस क्या था हमारे पास, रेंट पेबल 30,000 था, बिल्कुल रेंट पेबल, और इसमें से कितना लेना है 25%, 30,000 का 25% रेंट पेबल। $30,000 का 25%, ये सात पता नहीं कितने बन जाएंगे, 30,000 का 25%, 7,500। चलो भाई वापस ऊपर चलते हैं। रेंट पेबल के बाद अगला एक्सपेंस देखना है हमें। रेंट पेबल के बाद कमीशन रिसीवेबल हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जर्नल एक्सपेंसेस ये रह गए $12,000, और जर्नल एक्सपेंस कितना लेना है हमें, $12,000 का 90%, ठीक है। जर्नल एक्सपेंस $12,000 का 90%, जर्नल एक्सपेंसेस $12,000 का 90%। ओके भाई, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, 10,800। चलो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बिल्डिंग रिपेयर 18,000, और बिल्डिंग रिपेयर जो 18,000 है इसमें से लेना है 30%। बिल्डिंग रिपेयर 80 कितना था 18,000 का 30%। चलो तो यहाँ लिखते हैं हम बिल्डिंग रिपेयर्स 18,000 का 30%। कोई गलती वलती हो जाए तो भाई मादा चाहता हूँ। 18,000 का 30%, 5,400। चलो वापस ऊपर चलते हैं। चलिए सवाल में टेम कम है, हमारे पास काम बहुत सारा है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी आपके ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस रिलेटेड, वहाँ पे लिख दिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 14,200। पहले पैसे लिख, नहीं पैसे तो नहीं लिखने इसके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा इससे रिलेटेड मुझे याद आ रहा है कि नीचे एक एडजस्टमेंट मौजूद थी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रीपेड वर्ड 750, तो ऊपर अमाउंट कितना था इसका 14,200। 14,200 में से 750 जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब ये वो पैसा है जो कि अभी खर्च नहीं हुआ तो इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 14,200 में से $750 को माइनस कर दीजिए। 14,200 माइनस 750, तो ये आ जाएंगे $13,450। चलो वापस ऊपर चलते हैं सवाल में।
ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, बैंक एसेट है, ये नॉन करंट एसेट्स है, प्रोविजन की बात हो गई ख़त्म। ये सारे एक्सपेंसेस होगा, कमीशन को भी ले लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को भी ले लिया, डेप्रिसिएशन रह गया किसका, फैक्ट्री का। देखा फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन अभी, सॉरी फैक्ट्री का हो गया, ऑफिस फिक्सचर का डेप्रिसिएशन जो है वो अभी बाकी है। चलो भाई, डेप्रिसिएशन अब आप चार्ज करेंगे ऑफिस फिक्सचर पे, या क्योंकि ऑफिस की बात हो रही है तो ऑफिस रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सब आप यहाँ पे शामिल करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर लिख देता हूँ, सिर्फ जगह कम है मेरे पास, फिक्सचर्स। और कितने परसेंट था डेप्रिसिएशन यहाँ पर फिक्सचर पे, कैसे था, बल्कि 10% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिक्सचर की वैल्यू कितनी थी, नॉन करंट एसेट्स ऑफिस फिक्सचर 70,000 पे कितने परसेंट चार्ज करना है मुझे, 10% सिंपली। तो 70,000 का 10% बन जाएगा 7,000, 7,000 डॉलर्स, ठीक है। और यहाँ पर और कोई एक्सपेंस मेरे ख्याल से नहीं है, प्रोविजन हमने ले लिया है, और इसकी बात हम बाद में करेंगे, पॉइंट नंबर 7 की बात हम बाद में करेंगे। कब करेंगे सर, अब तो बिल्कुल बहुत देर हो गई, अब थोड़ी देर रुक जाओ यार अभी। तो ये हमारे सारे हो गए भाई एक्सपेंसेस, टोटल किया 165,300, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस आप अपने प्रॉफिट में से लेस करते, ये आपका प्रॉफिट आया था, इसमें से इसको क्या करना है, लेस कर देना है। चलो भाई लेस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है $60,150। क्या नाम दे देंगे हम इसे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक। ये हमारे पास हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के बाद ही उन्होंने आपसे पूछी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जल्दी से बना दे, टेम बहुत कम है हमारे पास। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में क्या है, लेट्स सी, मेरे पास नॉन करंट एसेट में हमारे पास एक ही नॉन करंट, बल्कि दो हैं, है ना, एक फैक्ट्री मशीनरी है और एक ऑफिस फिक्सचर, दो हमारे पास नॉन करंट एसेट मौजूद हैं। तो ज़रा इसको मैं सही कर लूँ, 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, ये थोड़ी कहानी लंबी होने वाली है आज। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ हम लिखते हैं बीवी, बुक वैल्यू, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो पहला नॉन करंट एसेट है वो है फैक्ट्री मशीनरी, और दूसरा जो मेरे पास नॉन करंट एसेट था वो था ऑफिस फिक्सचर्स, यही था ना भाई, हाँ जी। चलिए, ये तो आपको पता है लिखना कैसे। फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट, फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट ऊपर देखिए सवाल में, ये है नॉन करंट एसेट्स, फैक्ट्री मशीनरी 90,000 और ऑफिस फिक्सचर 70,000। पहले इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ वरना भूल जाऊँगा, 90 और 70। तो ये मैं आ गया यहाँ पर और मैंने वैल्यू लिखी इसकी 90,000 और 70,000। इन दोनों की तबीयत को क्या हो गया भाई अचानक, इनको हम नंबर फॉर्म में, अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए इनका प्रोविजन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो पहले से था फैक्ट्री का वो था $26,000, ठीक। फैक्ट्री का जो प्रोविजन है पहले से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो 26,000 है। फिर प्लस करते हैं जो हमने फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन निकाला था, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था वो यहाँ लिखा था, कहाँ गया, 12,800, भूल जाऊंगा मैं, 12,800 यहाँ लिख लेता हूँ बोल के, इज इक्वल टू 12,800 प्लस जो हमने निकाला है उसमें प्लस कर देते हैं जो पहले से इस पे डेप्रिसिएशन होता है। पहले से डेप्रिसिएशन कितना था इस पे, $26,000। इन दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है $38,800। बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिक्सर में भी यही करना है। फिक्सर का डेप्रिसिएशन जो अभी हमने निकाला वो कितना निकाला है, $7,000, ये रहा, प्लस जो पहले से इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है वो इसमें ऐड कर दीजिए और वो है $36,000। इन दोनों को ऐड कर दें तो भाई ये वैल्यू बन जाती है। अब बुक वैल्यू कैसे आती है, बुक वैल्यू ऐसे आती है सर, आप कॉस्ट में से उसके प्रोविजन को लेस कर देते हैं, लेस कर दिया मैंने, ये वैल्यू यहाँ आ गई। और 1 मिनट दीजिएगा अब, यहाँ भी कहानी बहुत दूर तक जाएगी अब ये इसको यहाँ कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा जी, इनका मैं कर लेता हूँ फिलहाल सम, ये इसका सम आ गया, ये इसका सम आ गया और ये इसका सम आ गया, और इसके नीचे डबल लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये वैल्यू अभी नीचे जाकर ऐड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, करंट एसेट्स की। इसको कॉपी करता हुआ चला जाऊँ। अच्छा जी, करंट एसेट्स में हम पहले बात करेंगे इन्वेंट्री की। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ।
इन्वेंट्री, करंट एसेट्स में हम पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। अब यहाँ पर जो हमारे पास इन्वेंट्री है ना भाई, वो 3 तरह की इन्वेंट्री है। कौन कौन सी इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो तीनों इन्वेंट्री आप यहाँ पर शामिल करेंगे। तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ। इन्वेंट्री में पहले लिखने जा इसको ऐसे लिख दिए कि हम इन्वेंट्री लिख रहे हैं। इन्वेंट्री में पहले मैं लिखता हूँ रॉ मटेरियल, फिर मैं लिखूँ इसको बल्कि ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि पता चले, नहीं जिस बात में बहुत आगे चले गए, कि इन्वेंट्री को हम यहाँ पर ब्रेक करके लिख रहे हैं। इन्वेंट्री में 3 चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश्ड गुड्स। कौन सी लिखें सर? रॉ मटेरियल तो 2 थी, ओपनिंग भी थी, क्लोजिंग भी थी। तो बस सिंपल सी बात है, आप जो ये बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो एंड पे बना रहे हैं, तो जो भी सूरत हाल लिखेंगे वो आप एंड की ही लिखेंगे। तो मटेरियल की जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की, $6,400। अच्छा, मैं इसके साथ साथ ये भी हाईलाइट कर दूँ कि मैंने ये भी ले लिया। 6,400 ये है रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आप यहाँ पे शामिल करेंगे, $6,400। इसी तरीके से सेम, बिल्कुल इसी तरीके से, एक मिनट दीजिए भाई, ये नंबर फॉर्मेट सा ख़राब हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था यहाँ पर? $20,200, $20,200। और इसी तरीके से फिनिश गुड्स क्लोजिंग कितना था? फिनिश गुड्स क्लोजिंग है $34,300, ये लिखा हुआ $34,300। तो ये मेरे पास जो है वो तीनों मेरी जो है वो इन्वेंट्री है। ठीक है, अच्छा इसका सम कर लेते हैं हम। नहीं, इसका सम, इसको बल्कि थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये थोड़ी कहानी आगे चले जाएगी। तो इसका सम जो है वो थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं यहाँ पर। ये इसका सम बनता है $60,900। ये मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास आ गए तमाम के तमाम मेरी इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री के बाद अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जगह बना लो पहले थोड़ी सी, आज ये काम बहुत करना पड़ेगा मुझे। इन्वेंट्री के बाद फिर आप इसमें लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कहाँ थी भाई, चेक कर लेते हैं। ये लिखी हुई थी ट्रेड रिसीवेबल, कहीं वैल्यू नजर आई थी मुझे, ये रही। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है? $42,000। सही जनाब, तो आप यहाँ पे शामिल करेंगे ट्रेड रिसीवेबल $42,000। और ये क्या हुआ भाई, इसके नंबर फॉर्मेट क्यों नहीं सही हो रहा है? एक मिनट दीजिएगा भाई मुझे। $42,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल में से हम लेस करते हैं किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। ये आ गया। लेस करते हैं आप इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। अब ज़रा ये समझ लेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो यहाँ पर मौजूद है वो कितना है? वो है $6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है $6,000। लेकिन जब हमने इसकी एडजस्टमेंट की थी तो एडजस्टमेंट में हमें पता चला था कि हमारा प्रोविजन जो वो डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ था हमारा प्रोविजन? वो आपने यहाँ पर लिखा था कितना? $3,900 से आपका प्रोविजन डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो प्रोविजन क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। ऊपर कितना लिखा हुआ था? 6,000, और यहाँ डिक्रीज कितना हुआ? $3,900। तो 6,000 में से, यहाँ लिख लेता हूँ रफ में, पहले 6,000 में से माइनस कर दूँ अगर मैं $3,900 तो कितने बचते हैं? $2,100। तो आप यहाँ से माइनस करेंगे $2,100 को, और माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो इसी लाइन में आगे लिख दीजिए, $39,900। सही। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं कोई भी अदर रिसीवल्स। अगर कोई रिसीवल्स हैं हमारे तो ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई रिसीवल बाकी नहीं, ऊपर बल्कि कुछ बाकी, थोड़ी सी चीज़ें बाकी रहेंगी, ऊपर कोई रिसीवल नहीं है। नीचे अगर आ जाए, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हो गया। नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल। क्या ये आपके लिए अदर रिसीवेबल है? जी हाँ। अदर रिसीवेबल में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका एक्रूड अगर रिसीवेबल है, और एक आपका प्रीपेड अगर आपने पैसा किसी को एडवांस में दिया हुआ था। तो यहाँ पर है कमीशन रिसीवेबल, खुद नाम में इसके लिखा हुआ है रिसीवेबल है भाई, और ड्यू है, तो इसका मतलब ये हमारा रिसीवेबल है। कितना है? $1,200। और इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब आप ये पैसा किसी को एडवांस में दे दिया। अगर एडवांस में पैसा दिया हुआ तो आप उससे वापस ले सकते हैं, हाँ भाई एडवांस में दिया, लाओ भाई वापस करो। तो ये भी आपका क्या है? रिसीवेबल है। ये भी क्या है? रिसीवेबल है। ये दोनों ही आपके किस में आ जाएंगे? अदर रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। 1200 और 750 अदर रिसीवेबल्स के नाम से। और यहाँ पे शो कर दूँ कितना बन रहा है ये, 1200 प्लस 750, तो दोनों को मिला रहे हैं शायद 2050 है ना, 1200 प्लस 750। हाँ जी, ओए प्लस के बजाय माइनस कर दिया क्या मैंने? हाँ सही है तो है,
1950 बन रहा है भाई। अच्छा जी, इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, बैंक की। बैंक भी आपके लिए करंट एसेट है, शामिल करेंगे अगर बैंक के बारे में कोई बात है। ये ऑफिस फर्नीचर हमने ले लिया है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात खत्म हो गई। तो बैंक यहाँ पर गिवन है, बैंक का डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल डेबिट बैलेंस हमारे लिए करंट एसेट है। अगर ये क्रेडिट में होता तो फिर ये लायबिलिटी हो जाती है, यानी ओवरड्राफ्ट। बैंक का बैलेंस है $11,100, लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझा दूंगा अभी। बैंक करंट एसेट है, यहाँ पर लिखूंगा मैं $11,100। क्यों, यहाँ क्यों लिखा, अभी आपको समझाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट पढ़िएगा, अ चेक ऑफ $2,800 पेड टू अ ट्रेड पीपल हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स। आपने एक चेक पे किया $2,800 का, लिखा ही नहीं। अगर पे किया है आपने चेक के थ्रू, किसी को पेमेंट की है, तो सर आपका बैंक डिक्रीज होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया है। लेकिन वो आप लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद आ गया, अब लिख दीजिए। तो इस $11,100 में से $2,800 को क्या कर दीजिए माइनस, क्योंकि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। 11,000 पेमेंट करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा ना भाई, इसीलिए माइनस कर दिया हमने। तो ये बन जाते हैं $8,300। ये आ गया आपके तमाम के तमाम करंट एसेट्स। इनका सम कर लीजिए, सम आ गया 11,000 पता नहीं क्या 50, और इसका जो भी सम आएगा वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा हमारा टोटल एसेट्स। क्या हो गया, का सम खा गया, इसका सम गया था 11,050, और फिर इसका सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। ये आपके आए थे नॉन करंट एसेट्स, ऊपर $78,200, ये आया आपके करंट एसेट्स। इनका सम कर लीजिए, कितने बन गए भाई, 189,250। ये बाहर चला गया, ठीक है भाई। अब छोटा सा पोर्शन रह गया, अब जरा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। टोटल एसेट्स के बाद आ जाते हैं अब हम जरा अपने इस पोर्शन पर, कैपिटल। कैपिटल आपके पास मौजूद होगा, सवाल में बिल्कुल मौजूद है सर। कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, बिल्कुल शुरू में थी कैपिटल की वैल्यू $1,60,000, ठीक है। ड्राइंग भी याद कर लेता हूँ, $50,000 को याद है, 160 और 50, ड्राइंग 160 और सॉरी कैपिटल 160, ड्राइंग 150 खाली। कैपिटल के आगे लिख देते हैं कैपिटल की वैल्यू, ये रही कैपिटल की वैल्यू 160, ठीक है। कैपिटल में फिर हम ऐड करते हैं अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो, बिल्कुल ये रहा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आप इसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, $60,150 का हमें प्रॉफिट हुआ। इन्हें आप आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड नहीं अभी ऐड नहीं करूँगा, इसको नीचे लेके, बल्कि इसको हटा ही दूँ यहाँ से। इसे आपस में आप ऐड कर देंगे, ऐड करके अब गंदी सी वैल्यू आ गई। फिर आप इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स को, क्योंकि आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला। पैसा निकालेंगे तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा, $50,000 ड्राइंग थी, मैंने याद कर लिया था। और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका कैपिटल बन जाएगा। तो हमारा कैपिटल कितना बनता है 170, 150। इसके बाद आ जाते हैं अपने लायबिलिटीज़ वाले पोर्शन पर। अगर हम पे कोई लायबिलिटी है तो, अगर नॉन करंट लायबिलिटी है तो पहले आप नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, लेकिन सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। एक ही लायबिलिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर फिलहाल, ट्रेड पेबल्स के नाम से $21,900, ठीक है। ट्रेड पेबल के नाम से $21,900, बाकी सब कुछ नीचे से भी सब कुछ हाईलाइटेड मुझे नज़र आ रहा है। तो ट्रेड पेबल कितना भूल गया मैं, $21,900, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्यों सर, $21,900 माइनस ट्रेड पेबल की लायबिलिटी आपकी $21,900 है। नीचे उन्होंने कहा था कि आपने ट्रेड पेबल की पेमेंट की है $2,800 की, जिसे आपने नहीं लिखा। अगर ट्रेड पेबल की पेमेंट करेंगे तो इससे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो $2,800 इसमें से माइनस, और $2,800 माइनस होने चाहिए थे, आपने नहीं किए, अब कर दीजिए। तो $21,900 में से 21,900 माइनस 2,800, तो ये बन जाते हैं आपके $19,100। ये आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। ये आपकी कैपिटल था, ये लायबिलिटी, इन दोनों को प्लस करें 189,250, हमारा आंसर मैच कर जाता है। ठीक है जनाब, बहुत ही डिटेल क्वेश्चन था। डिटेल इन सेंस के अंदर, इसके अंदर हमने तमाम किस्म की स्टेटमेंट्स पढ़ ली, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ लिया, इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ ली, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा वैसे भी नहीं जा सकते, बहुत लंबा हो गया सवाल। फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।